हेलो बेटा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, इसका नाम है इनहेरिटेंस, या यूं कहें इसको हम जेनेटिक्स भी कहते हैं। जेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन, उसके बारे में बताने वाला एक साइंटिस्ट है, उसका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल की थोड़ी हम कुंडली को देखते हैं, उसकी जन्म कुंडली की तरफ चलते हैं। मेंडल बेटा आपका साइंटिस्ट पैदा हुआ था यूरोप के एक कंट्री के अंदर, जिसका नाम है ऑस्ट्रिया, जिसको अभी हम हंगरी भी कहते हैं मुल्क को। वहां पे ये 1822 में पैदा हुआ था और इसने अपनी तालीम हासिल की थी मैथ के अंदर। मैथमेटिक्स का ये टीचर भी बना था अपने गांव के अंदर। और ये शाम के टाइम जो है अपने मंदिर या मस्जिद, या जिसको हम अंग्रेजों की जो इबादत गाह कहते हैं ना, चर्च, वहां पे भी ड्यूटी करता था। तो ये मॉन्क था, ये एक पादरी था, प्रेस्ट था। और जैसे ही इसका इंटरेस्ट बढ़ने लगा बायोलॉजी के अंदर, धीरे धीरे इसने क्या किया, रिसर्च करना शुरू की थी बायोलॉजी में। इसके घर में पौधे पहले से ही ग्रो हुए थे सब्जी के तौर पे, और उन पौधों को हम कहते हैं पी प्लांट। इसके घर में पी प्लांट था, जिसको हम गार्डन पी प्लांट कहते हैं। पी प्लांट के ऊपर इन्होंने रिसर्च की। ये इनका घर था। इसके घर में ये छोटे छोटे पौधे थे, जिनको हम मटर के पौधे कहते हैं। इन्होंने मटर के पौधों के ऊपर रिसर्च करना शुरू की। अब इसने मटर को ही सिलेक्ट क्यों किया, उसका रीजन ये है कि मटर जो होता है, पीजम सेटिवम, जिसको बॉटेनिकल नेम से हम कहते हैं इस पौधे को, ये एक तो पौधा खूबसूरत तो है, पर सब्जी तो मिलती है। एक तो इसके घर के अंदर ही था, तो इसको दूर जाने की जरूरत नहीं है, टाइम भी सेव हो जाता है। और ये पौधा बहुत खास है क्योंकि ये जल्दी ग्रो होता है। ये एन्युअल प्लांट है, ये एक ही साल के अंदर ही ग्रो भी होता है, बड़ा भी हो जाता है, बच्चे भी पैदा कर देता है, और जल्दी रिजल्ट भी मिलते हैं हमें। इसके अलावा ये जो प्लांट है, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी होती है, क्रॉस पॉलिनेशन भी आप कर सकते हैं। और इसमें करेक्टर्स का डिफरेंस भी बहुत ज्यादा था। इनके जो करेक्टर थे वो बहुत ही ज्यादा मुख्तलिफ थे। इन सारी खूबियों की वजह से इस साइंटिस्ट ने मटर के ऊपर ही रिसर्च की, और मटर को ही किया था सिलेक्ट, पी प्लांट को ही। पी प्लांट जो है ना, ये डिप्लॉइड पौधा है, जिसके अंदर टोटल 14 क्रोमोसोम होते हैं, या यूं समझिए 7 पेयर होते हैं क्रोमोसोम की। और ये जो पौधा था, ये इसके बागीचे में था। अब इसने रिसर्च जो की थी ना, इसने अपने रिसर्च में इंस्ट्रूमेंट जो यूज किया था ना, वो ब्रश को यूज किया था। वही ब्रश जो हम अपने टूथ जो है, अपने दांत जो है उनको साफ करने के लिए यूज करते हैं। टूथपेस्ट उठाया और बंदा निकल चला रिसर्च करने। इसने मटर के ऊपर रिसर्च शुरू की थी सन आपके 1856 से लेकर 1863 तक। 8 साल इन्होंने रिसर्च की थी मटर के ऊपर, 8 साल तक। अब इस रिसर्च में क्या किया था, बहुत ईजी है। अब इन्होंने क्या किया कि भाई साहब, ये एक प्लांट है, ये एक पौधा है जिसका नाम है मटर का पौधा। ये एक दूसरा पौधा है, इसको भी हम कहेंगे मटर का ही पौधा। इन्होंने मटर के टोटल 7 करेक्टर्स को स्टडी किया था, 7 कंट्रास्टिंग करेक्टर। कंट्रास्टिंग हम कहते हैं डिफरेंट करेक्टर को। वो 7 डिफरेंट करेक्टर कौन से थे? नंबर 1 था हाइट। इन्होंने देखा कि मटर के जो पौधे हैं उनमें हाइट का डिफरेंस होता है। कुछ पौधे टाल होते हैं, कुछ डिवार्फ होते हैं, पर ज्यादातर टाल पौधे होते हैं। और टाल करेक्टर आपको पता है डोमिनेंट करेक्टर है। डोमिनेंट करेक्टर हम उसको कहते हैं जो करेक्टर हमें ज्यादा दिखाई दे आबादी के अंदर या पॉपुलेशन के अंदर। ठीक है, पहला करेक्टर ये था। दूसरा इसने डिफरेंट किया था सीड के अंदर। मटर जो होता है ना, इसकी मटर की जो फली होती है, इसमें जो बीज होते हैं, उन बीज के अंदर भी इसने डिफरेंस देखा था, बीज के कलर का। जैसे आपने देखा होगा, बीज जैसे फूटता है तो उससे कोटिलीडॉन जो निकलता है ना, वो कोटिलीडॉन का डिफरेंस था। कुछ जो बीज है उसमें ग्रीन कोटिलीडॉन था, कुछ के अंदर येलो कोटिलीडॉन था। दूसरा ये फर्क था। तीसरा था राउंड एंड रिकल सीड। कुछ बीज जो होते हैं मटर के, वो रिकल्ड होते हैं। ज्यादातर जो बीज होते हैं मटर के, वो झुर्रियों वालों की बजाय गोल होते हैं, कुछ यूं झुर्रियों वाले बीज होते हैं ऐसे। तीसरा के बाद चौथा करेक्टर था इनका फ्लावर का कलर। ज्यादातर जो फ्लावर्स होते हैं ना आपके मटर के पौधे के अंदर, वो पर्पल कलर के होते हैं। कुछ फ्लावर मटर के अंदर व्हाइट कलर के होते हैं। तो फ्लावर के कलर्स का भी डिफरेंस था। पांचवा करेक्टर था स्मूथ एंड कंस्ट्रक्टिव पॉड। जो मटर की जो फली होती है ना, कुछ फलियां जो हैं वो कंस्ट्रक्टेड होती है, ऐसे यूं झुर्रियों वाली होती हैं। ज्यादातर जो मटर की जो फलियां होती हैं वो यूं स्मूथ होती हैं, उसमें कोई झुर्रियां नहीं है। तो ये डोमिनेंट करेक्टर हैं। फिर छठा करेक्टर था ग्रीन एंड येलो पॉड। पॉड का कलर का भी फर्क था।
जो आपकी स्मूथ पॉड थी इसका कलर ग्रीन था, और जो कंस्ट्रिक्टेड पॉड थी उसका कलर येलो था। ठीक है। अच्छा, सातवां करेक्टर था फ्लावर की पोजीशन। इन्होंने देखा कि फ्लावर जो हैं वो ज्यादातर होते हैं टिप जो है ना, चोटी उसके नीचे ज्यादा होते हैं फ्लावर। इन फ्लावर्स को हम कहते हैं एक्सियल फ्लावर, जो चोटी के नीचे हों। कुछ फ्लावर जो हैं वो चोटी के अंदर होते हैं, चोटी के ऊपर, टिप के ऊपर। इन फ्लावर्स को हम कहते हैं टर्मिनल फ्लावर। टर्मिनल फ्लावर रिसेसिव ट्रेट है, रिसेसिव करेक्टर होते हैं। ये थे टोटल 7 डिफरेंट करेक्टर जो इन्होंने ऑब्जर्व किए थे मटर के अंदर, और इस मटर के ऊपर अब इसने रिसर्च करना शुरू की थी। अब इसने क्या किया था, बहुत ईजी। ब्रश को उठाया, अपने दांतों को साफ किया, फिर इन्होंने क्या किया, ये जो आपका मटर का जो प्लांट है इसके अंदर आपको पता है फ्लावर होता है, क्योंकि ये एंजियोस्पर्म प्लांट है, इनके अंदर भी फ्लावर था। अब इसने मटर जो है ना, इसके जो मेल सेक्स आर्गन है जिसको हम स्टेमन या एंड्रोशियम कहते हैं, इसके ऊपर इन्होंने ब्रश को यूं रब किया, ब्रश को उठा के यूं रब किया। फिर क्या हुआ कि ये जो मेल जो गैमेट्स हैं जिसको पोलन ग्रेन कहते हैं वो आ गए इसके ब्रश के अंदर। फिर इस ब्रश को इसने रगड़ा था एक दूसरे प्लांट के ऊपर, उस दूसरे प्लांट के फीमेल आर्गन के ऊपर ब्रश को ऐसे रगड़ा। तो ऐसे क्या हुआ, इसके जो पोलन ग्रेन है, मेल गैमेट्स हैं, वो ट्रांसफर हो गए ब्रश के थ्रू इस पौधे के अंदर। यानी कि इनके जो गैमेट्स थे जिनको हम मेल गैमेट कहते हैं या स्पर्म या पोलन ग्रेन कहते हैं, ये इन्होंने ट्रांसफर किए इस पौधे को। इस चीज को हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो इन्होंने आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेशन की थी। अब आपको पता है ये पोलन ग्रेन आ गया है यहाँ स्टिग्मा पे, अब ये पोलन ग्रेन जाएगा अंदर। अब ये जो प्लांट है ये प्लांट टाल है, जो हाइट में आपको लग भी रहा है टाल प्लांट। ये जो प्लांट है इसका नाम है डिवार्फ प्लांट, ये कद में छोटा है, शॉर्ट प्लांट है। तो ये जो प्लांट है इसके अंदर अंडा होता है अंदर, ये रहा इनका अंडा जो हम यहाँ पे जूम कर रहे हैं। इसके अंडे के अंदर कौन सी जीन होगी, हाइट की, डिवार्फ जीन होगी। और डिवार्फ जीन रिसेसिव करेक्टर है जो हमें कम आबादी में दिखाई देता है, इस वजह से रिसेसिव जीन को हम हमेशा स्मॉल लेटर में शो करेंगे। डोमिनेंट जीन को हम हमेशा कैपिटल लेटर में शो करेंगे, कैपिटल लेटर के अंदर लिखेंगे। तो इसका जैसे ही गैमेट आया, अब ये गैमेट इसके अंडे के साथ फ्यूज हो गया, अंदर जाके एग और स्पर्म मिल गए। जैसे यहाँ पे एग और स्पर्म दोनों ही मिले तो यहाँ पे जायगोट बना। और ये जायगोट जो है इसमें 2 किस्म की जीन आ गई हाइट की, टाल जीन भी आ गई और डिवार्फ जीन भी आ गई। अब ये जायगोट जो है अंदर ओवरी में ये कन्वर्ट होता है बीज में, आपको पता होगा ये। अब ये सीड मिल गया इसको, ये यूं समझे बीज बन गया। अब इसको बीज मिल गया, मटर मिल गया, मटर का ये बीज मिला। ठीक, अब इस बीज को इसने नेक्स्ट ईयर अगले साल सोन किया, इसको बोया था जमीन के अंदर। ये बीज इसने जैसे ही जमीन के अंदर बोया तो इस बीज से फूट के एक पौधा निकला, मटर का पौधा। ये जो मटर का पौधा था ये टाल पैदा हुआ था। ये जो मटर का पौधा है इसको हम कहते हैं इसकी F1 जनरेशन, पहली जनरेशन, पहली पीढ़ी। तो इसके एक्सपेरिमेंट में जो F1 जनरेशन पैदा हुई थी ना, वो सारी की सारी जनरेशन टाल पैदा हुई थी, टाल प्लांट पैदा हुई थी। जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं ये पौधे सारे F1 जनरेशन के टाल पैदा हुए थे। ऐसे दूसरा बीज बोया, उससे भी प्लांट कौन सा पैदा हुआ, टाल प्लांट पैदा हुआ। तो F1 जनरेशन पूरी की पूरी एक ही पेरेंट के ऊपर गई थी, इस पेरेंट का नाम था टाल प्लांट। डिवार्फ प्लांट की जीन देखें इस F1 जनरेशन में मौजूद है, पर वो डिवार्फ जीन रिसेसिव है, और रिसेसिव जीन कभी भी डोमिनेंट जीन की मौजूदगी में काम नहीं करेगी। रिसेसिव जीन कभी भी हेटेरोजाइगस कंडीशन में, याद रखें, काम नहीं करती है। ये सारी चीजें बताने वाला हमें मेंडल ही था। ये थी इनकी F1 जनरेशन। अब इन्होंने क्या किया, ये F1 जनरेशन के जो प्लांट थे ना, इनके अंदर जैसे ही फ्लावर्स पैदा हुए, अब इनके फ्लावर्स को भी इसी ने सेम तरीके से क्रॉस पॉलिनेट किया था, क्रॉस पॉलिनेशन की थी। अब ये इनके फ्लावर हैं। अब इनके अंदर कौन सी जीन्स पड़ी हैं, 2 तरह की जीन्स है ना, इनमें टाल जीन भी है, डिवार्फ भी है। इस पौधे में भी टाल जीन है, डिवार्फ जीन है। अब इनके अंदर गैमेट्स बनेंगे, इनके अंदर 2 तरह के गैमेट बनेंगे, ये आपको पता है। जैसे मिसाल है, ये जीन जो है ये अलग जाएगी, ये एक अलग गैमेट में जाकर अलग करेक्टर शो करेगी। ये जो जीन है ये एक अलग गैमेट में चली जाएगी। इस चीज को हम कहते हैं सेग्रीगेशन, यानी कि जीन्स का सेपरेट होना, अलग होना। ये जीन्स सेपरेट क्यों हुई है, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस डिवीजन होती है गैमेट्स बनाने के टाइम।
और मेयोसिस के टाइम ये जीन्स सेपरेट हो जाती हैं, सेग्रीगेट होती हैं एनाफेज के टाइम, जो आपकी सेल डिवीजन का एक थर्ड स्टेप होता है, ठीक है ना। ऐसे इस प्लांट के अंदर भी जीनोटाइप आपका यही था, कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये जो प्लांट है इसके अंदर अंडे बने, और इसके जो अंडे हैं वो दो तरह के बनते हैं, एक कैपिटल टी वाला और एक स्मॉल टी वाला। अब इन्होंने ब्रश उठाया, इस ब्रश को रब किया, फिर इस पॉलन ग्रेन आ गए इस ब्रश के अंदर, फिर ये ब्रश रब किया इस पौधे के ऊपर, ऐसे इसके पॉलन ग्रेन इन्होंने ट्रांसफर कर दिए इस फ्लावर के ऊपर। अब ये जो स्पम है या पोलन ग्रेन है ये आपको दो तरह के दिखाई दे रहे हैं। एक आपका जो पोलन ग्रेन उसमें कैपिटल टी वाली जीन है यानी कि टाल जीन है, एक में ड्वार्फ जीन है, ठीक। अब ये दोनों ही जो है पोलन ग्रेन जाएंगे अंदर, इसके अंदर अंडे हैं और इसके अंदर अंडे भी दो तरह के हैं, टाल जीन वाले भी हैं, ड्वार्फ जीन वाले भी हैं, ठीक। अब ये गैमेट्स आपस में फ्यूज होंगे। अब आगे हम देखेंगे इनकी पीढ़ी कौन सी पैदा होगी, इसको हम कहते हैं F2 जनरेशन। इसके लिए हम क्या करेंगे, पुनीट स्क्वायर बनाएंगे। पुनीट एक साइंटिस्ट था आपका जिसने 1958 तक, 1900 से लेकर 1958 तक बहुत सारी रिसर्च की थी और उन्हें मेटल के गैमेट्स को अच्छी तरह से फ्यूज करने का तरीका बताया था ताकि हम कंफ्यूज ना हो सके, और इस तरीकों को हम कहते हैं ग्राफ। जैसे आपको एक ग्राफ बनाना है, यूं चार्ट, और ये जो चार्ट है आपका इसको हम कहते हैं पुनीट स्क्वायर। अब देखें इस प्लांट से जो स्पर्म आए थे ये दो तरह के थे, एक ये स्पर्म था जिसमें थी टाल जीन, दूसरा ये स्पर्म है इस प्लांट का या पोलन ग्रेन जिसमें ड्वार्फ जीन थी। दो तरह के अंडे थे, टाल अंडा, ड्वार्फ जीन वाला अंडा। अब इनके गैमेट्स को हम आगे मिलाएंगे तो इसमें हमें कौन सी पीढ़ी मिलती है वो अब देखने जा रहे हैं। ये स्पर्म और अंडा मिलेगा तो यहाँ स्पर्म से कैपिटल टी आ रही है, वहां अंडे से भी कैपिटल टी आ रही है। ये जो पौधा पैदा होगा ये पौधा टाल प्लांट कहलाएगा, टाल हाइट का होगा। ये स्पर्म कैपिटल टी वाला जब इस अंडे के साथ मिलेगा तो यहाँ पे भी पौधा कौन सा पैदा होगा, टाल प्लांट पैदा होगा, क्योंकि यहाँ पे टाल जीन डोमिनेंट है और स्मॉल टी वाली जो है ना जीन ये रिसेसिव होती है। रिसेसिव अपने कैरेक्टर हेटेरोजाइगस कंडीशन में शो नहीं करती है। अब ये स्मॉल टी वाला स्पर्म ये इस अंडे के साथ मिलेगा तो यहाँ पे भी पौधा कौन सा पैदा होगा, टाल होगा। ये स्मॉल टी, स्मॉल ड्वार्फ जीन वाला स्पर्म इस अंडे के साथ जब मिलेगा तो स्मॉल टी कैरेक्टर आएंगे, यहाँ पे प्लांट पैदा होगा ड्वार्फ। तो यहाँ पे आप देखें F2 जनरेशन जो थी इन मटर्स की, उसमें तीन जो प्लांट थे वो टाल पैदा हुए, एक प्लांट ड्वार्फ पैदा हुआ है। ये था रेशो, इस रेशो को हम कहते हैं फिनोटाइप रेशो। अब फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप आपको पता है इंसान जो होता है किसी भी जानदार की एक्सटर्नल अपीयरेंस, यानी कि वो कैसा दिखाई दे रहा है हमें बाहर से, काला है, गोरा है, लंबा है, मोटा है, पतला है, कैसा है, आंखों का कलर कैसा है, इस चीज को हम कहते हैं फिनोटाइप। यानी कि जीन्स का एक्सप्रेशन, जीन्स कौन सा काम, कौन से कैरेक्टर शो कर रहे हैं जानदार के अंदर, इस चीज को हम कहते हैं फिनोटाइप। दूसरा होता है जीनोटाइप, यानी कि इंटरनल जेनेटिक मेकअप या जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब इस प्लांट को हम देखें तो भाई ये प्लांट ठीक है टाल है, ये प्लांट टाल है, और ये भी प्लांट टाल है, ये वाला प्लांट भी टाल है, पर जेनेटिकली हम देखें तो ये प्लांट टाल कौन सा है, हेटेरोजाइगस टाल है, क्योंकि इस प्लांट में दो डिफरेंट जीन है, रिसेसिव जीन भी पड़ी है, डोमिनेंट जीन भी पड़ी है। इस प्लांट के अंदर रिसेसिव जीन भी पड़ी है, डोमिनेंट जीन भी पड़ी है। और ये जो दो प्लांट है जिनको हम हेटेरोजाइगस टाल कहते हैं, डिफरेंट जीन्स वाले, इन प्लांट्स को हम दूसरे लफ्जों में कहेंगे हाइब्रिड प्लांट। हाइब्रिड प्लांट हम उनको कहते हैं जिनके अंदर डिफरेंट जीन्स हो, जैसे इन प्लांट में डिफरेंट जीन है, इनको हम इम्प्योर प्लांट भी कहते हैं। ये प्योर नहीं है, ये मिक्सचर है, ये मिक्सचर है दो डिफरेंट जीन्स का, ठीक है। अच्छा, ये जो प्लांट है ये होमोजाइगस टाल है, और होमोजाइगस जो पौधा होता है इसको हम प्योर प्लांट कहते हैं, वाइल्ड प्लांट कहते हैं, नेचुरल प्लांट कहते हैं, जिसमें दोनों ही जीन्स सेम होती हैं, सेम कैरेक्टर या सेम ट्रेट वाली हों। अच्छा, अब ये जो प्लांट आपको होमोजाइगस टाल दिखाई दे रहा है वो आपको एक ही दिखाई दे रहा है, ऐसे हेटेरोजाइगस टाल कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, दो दिखाई दे रहे हैं, और होमोजाइगस रिसेसिव आपको एक ही दिखाई दे रहा है। इस रेशो को हम कहते हैं जीनोटाइप रेशो, और ये रेशो के क्वेश्चन आपकी मेडिकल की टेस्ट में हर साल पूछे जाते हैं कि मेंडल का जो पहला लॉ है उसमें F2 जनरेशन में फिनोटाइप रेशो कितना है, जीनोटाइप रेशो कितना है, ये रेशोज आपको याद करने हैं। एक और बात मेंडल ने कही थी वो ये कि रिसेसिव जीन कंडीशन एक ही में काम करती है, उस कंडीशन को हम कहते हैं होमोजाइगस कंडीशन। जैसे आप देखें यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन है तभी रिसेसिव जीन काम कर रही है। दूसरी बात, रिसेसिव जीन तभी काम करेगी जब
दोनों ही पेरेंट हेटेरोजाइगस हों, यानी कि जब दोनों ही पेरेंट्स के अंदर रिसेसिव जीन मौजूद होगी तभी उनके बच्चों में रिसेसिव कैरेक्टर हमें दिखाई देंगे। पेरेंट से, माँ से भी रिसेसिव जीन आए, बाप से भी रिसेसिव जीन आए, तभी जाके वो रिसेसिव जीन अपने कैरेक्टर शो करेगी। डोमिनेंट की मौजूदगी में कभी भी रिसेसिव जीन अपना काम नहीं करती है। ठीक, ये थी इनकी बड़ी बड़ी बातें। अब सिंपल हम इसको यूं समझें, ये आपका टाल प्लांट था, ये आपका ड्वार्फ प्लांट था। टाल प्लांट से टाल जीन आती है कैरेक्टर की, हाइट की, और ड्वार्फ प्लांट से ड्वार्फ जीन आती है, और इनका बच्चा पैदा हुआ टाल, यानी कि बच्चा प्योर बाप पे गया। इस बच्चे में एक ही बाप की जीन काम करी है, मदर की जीन काम नहीं करी। ये थी इनकी F1 जनरेशन। अब इस बच्चे के अंदर दो तरह की जीन पड़ी है, माँ की जीन भी पड़ी है, बाप की जीन पड़ी है। बच्चा क्या है, ये बच्चा आपका हाइब्रिड है। F1 जनरेशन सारी हाइब्रिड थी। F1 जनरेशन में रिसेसिव जीन बिल्कुल भी काम नहीं करती है, क्योंकि F1 जनरेशन में कंडीशन हेटेरोजाइगस होती है। अब यहाँ पे दो बच्चे पैदा हुए, ठीक। अब इन दोनों का जीनोटाइप सेम है, दोनों ही माँ बाप से, ठीक। अब ये दोनों आपस में शादी करते हैं, तो इस बच्चे के अंदर गेमेट्स देखें दो तरह के होंगे। एक गेमेट आपका कैपिटल टी वाला होगा, एक स्मॉल टी वाला होगा। इसके जो अंडे पैदा होंगे, एक कैपिटल टी वाला होगा, एक स्मॉल टी वाला होगा। और इनके जो बच्चे पैदा होंगे आपस में जब ये शादी करेंगे, तो इनके 3 बच्चे टाल पैदा होंगे, एक बच्चा ड्वार्फ पैदा होगा, ठीक। तो अब इसने कहा मेंडल ने कि ये क्या हो, F2 जनरेशन में हमें ड्वार्फ पौधा नजर आया है, F1 जनरेशन में कोई भी हमें ड्वार्फ पौधा नजर नहीं आया था। फिर इसने कहा सेग्रीगेशन होती है, जीन्स सेपरेट होती हैं, जीन्स अलग होने के बाद वो इंडिपेंडेंट असर्ट होती हैं। ये देखें ऐसे, यहां पे देखें इन बच्चों के अंदर F1 जनरेशन के अंदर आप देखो तो F1 जनरेशन में ड्वार्फ जीन थी, पर टाल जीन होने की वजह से वो जीन काम नहीं करेगी। जैसे ही दो पेरेंट हेटेरोजाइगस आए, जैसे दोनों ये पेरेंट F1 जनरेशन के हेटेरोजाइगस को आपस में क्रॉस कराया, सेक्स कराया, तो इन दोनों के पास वो रिसेसिव जीन थी, और रिसेसिव जीन जैसे ही आपस में मिली तो वो अपना कैरेक्टर शो करने लगी। तो इसने कहा F2 जनरेशन में रिसेसिव जीन जरूर काम करेगी। रिसेसिव जीन F1 जनरेशन में काम नहीं करती है। F2, F3, F4 जितनी भी आगे पीढ़ियां आएंगी, जितनी भी आगे वाली जनरेशन आएंगी, फ्यूचर जनरेशन, उसमें रिसेसिव जीन अपना काम जरूर करेगी, पर शर्त ये कि दोनों ही पेरेंट्स में रिसेसिव जीन होनी चाहिए। ये हमें बताने वाला मेंडल है। इसके अलावा मेंडल ने हमें एवोल्यूशन के बारे में भी बताया था थोड़ा, वो भी हमें नजर आ रही है। देखो जी, ये जो प्लांट था, ये देखो होमोजाइगस था, ये होमोजाइगस था, ये भी होमोजाइगस ड्वार्फ था। तो इनके आप पेरेंट को देखो, ये पेरेंट प्योर प्लांट है, ये भी प्योर प्लांट है। इनके बच्चे जो थे F2 जनरेशन के, वो अपने माता पिता पे कुछ गए, कुछ नहीं भी गए। जैसे आप देखें, ये जो एक प्लांट है, ये प्योर अपने बाप पे गया है। ये जो प्लांट आपको ड्वार्फ नजर आ रहा है, ये प्योर अपनी माँ पे गया है। यानी कि सिर्फ दो ही बच्चे हैं जो अपने पेरेंट के ऊपर गए हैं। दो ऐसे बच्चे पैदा हुए जो अपने पेरेंट पे नहीं गए हैं। जैसे देखें, ये भले ही टाल प्लांट है, ये भी टाल प्लांट है, पर ये टाल प्लांट हेटेरोजाइगस टाल है, और हेटेरोजाइगस कैरेक्टर इन पेरेंट में मौजूद नहीं था। तो इससे क्या प्रूव हो रहा है, जैसे पीढ़ी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इन पीढ़ी में नए नए जीन्स आएंगे, नए नए कैरेक्टर आएंगे। इसी को हम कहते हैं एवोल्यूशन या वेरिएशन, चेंजेस। तो ऐसे चेंजेस आती हैं, एवोल्यूशन भी ऐसे आती है, जैसे पीढ़ी आगे बढ़ेगी, डिफरेंट एनवायरमेंट में, डिफरेंट माहौल में डिफरेंट जीन्स आएंगी, डिफरेंट उनको जब एडाप्टेशंस मिलेंगी, उसमें वेरिएशंस भी आती जाएंगी। इसी को हम कहते हैं एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन का आइडिया भी मेंडल हमें देके गया था। ऐसे ये चीजों के डेटा जो थी उसको ये लिखता जाता था, सेव करता जाता था, कलेक्ट करता जाता था। ऐसे 8 जनरेशन को इन्होंने पढ़ा था, 8 सालों तक। फिर ये सारी डेटा, सारी अपनी ये बातें, सारी रिसर्च को इसने किया था पब्लिश। इन्होंने अपनी रिसर्च पब्लिश की 1865 में, इन्होंने अपनी रिसर्च को पब्लिश किया। ये सारी बातें, ये जो भी जीन्स वगैरह की थी, ये सब कुछ 1865 में जैसे इसकी रिसर्च पब्लिश हुई, तो किसी ने भी इसकी रिसर्च को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि इसका बैकग्राउंड नहीं था साइंस में, बायोलॉजी में बैकग्राउंड नहीं था। साइंटिस्ट ने पूछा, भाई आपने कौन सा एक्सपेरिमेंट में क्या यूज किया? भाई मटर किया, ठीक। कौन सी लेबोरेटरी यूज की? भाई लेबोरेटरी मैंने यूज नहीं की। अच्छा, मैंने तो बस अपने खेतों में ही रिसर्च की। इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज किया? भाई आपने कोई केमिकल, कोई माइक्रोस्कोप यूज की थी? नहीं भाई साहब, मैंने तो ब्रश यूज किया था। तो किसी साइंटिस्ट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। ऊपर से बातें बायोलॉजी की कर रहा है, बंदा मैथ पढ़ा हुआ, ऊपर से यूं समझे आप पंडित टाइप, यानी कि पादरी। कौन एक्सेप्ट करेगा भाई ये साइंस में इतना काम कर सकता है? ऊपर से गरीब मुल्क का था ये। तो इस बेचारे की बातों को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। और उस टाइम डीएनए, क्रोमोसोम, जीन्स डिस्कवर भी नहीं हुई थी। ये बंदा देखे ना, क्रोमोसोम, डीएनए, जीन्स की डिस्कवर होने से पहले
बातें करके गया है कि ऐसा ऐसा होता है, जीन्स नाम की कोई चीज होती है, और ये जीन्स को फैक्टर बुलाता था कि कुछ फैक्टर हैं, दया कुछ तो है इन पौधों में जो करेक्टर ट्रांसफर कर रहा है। जैसे मटर के पौधों में मटर पैदा होता है, जैसे ड्वार्फ जो पौधा था F1 जनरेशन में तो अपीयर नहीं हुआ, पर F2 जनरेशन में ड्वार्फ के करेक्टर शो हुए। उसके पीछे कुछ तो है, उस कुछ तो है को हम कहते हैं फैक्टर। और फैक्टर्स को हम बाद में नाम दिया गया उसको जीन्स। जीन्स नाम दिया गया था इन फैक्टर्स को 1909 में, एक साइंटिस्ट आया था विलियम जॉनसन, उन्होंने। बहरहाल फिर ये बेचारा अपने अरमान लेके फाइनली मर गया। कोई खुदकुशी नहीं की थी, कुदरती मौत, खुदा ताला की मौत, मर गया 1884 में, ठीक, अपने दुखों के साथ। इसकी मौत के बाद उसी साल क्रोमोसोम डिस्कवर हुआ 1882 में। ओके, वाल्टर फ्लेमिंग क्रोमोसोम डिस्कवर कर दिया। फिर डीएनए भी डिस्कवर हुआ 1869 में, उस टाइम इसकी रिसर्च पब्लिश होने बाद डीएनए भी डिस्कवर हुआ, क्रोमोसोम डिस्कवर हुआ। 1909 में विलियम जॉनसन ने भी तजर्बे किए, रिसर्च की, और उन्होंने फैक्टर का नाम चेंज करके जीन रखा। फिर आपके दूसरे 2-3 साइंटिस्ट और भी आते हैं। फिर हुआ क्या, यहाँ पे एक साल आया 1900, इसमें 3 और साइंटिस्ट आए। एक था कार्ल कोरेंस, खास तौर पर इसका बड़ा क्रेडिट है कार्ल कोरेंस का। दूसरा था हुगो डी वेरिस। तीसरा साइंटिस्ट था, इसका नाम था शर्मार्क, या इसको टशर मार्क भी आप कह सकते हैं। इन 3 साइंटिस्टों ने मेंडल के काम को री एक्सपेरिमेंट किया, री डिस्कवर किया। इन्होंने सेम ये प्लांट लिए, इन्होंने रिसर्च की, और इन्होंने कहा कि बिल्कुल एग्जैक्टली कमाल है। मेंडल ने जो जो बातें की वो सारी सच हैं। मेंडल ने कहा था कि जीन्स होती हैं जिनको ये फैक्टर बुलाता था मेंडल, वो वाकई होती हैं, दुनिया ने माना। इन्होंने मेंडल ने कहा था कि जीन्स होमोजाइगस कंडीशन में भी काम करती है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में काम करती है, बिल्कुल सच है। इन्होंने कहा था मेंडल ने कि डोमिनेंट जीन दोनों कंडीशन में काम करती है, होमोजाइगस कंडीशन में भी, हेटेरोजाइगस कंडीशन में, बिल्कुल सच। मेंडल ने कहा था कि रिसेसिव जीन काम सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में करेगी, हेटेरोजाइगस कंडीशन में काम नहीं करेगी, बिल्कुल सच। इन्होंने कहा था कि जैसे जैसे पीढ़ी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे वेरिएशंस आएंगे, नए नए कैरेक्टर्स आएंगे, नए नए जीनोटाइप की वजह से, बिल्कुल सच है। इन्होंने कहा था कि डिप्लॉयड जो जानदार है उसमें 2 सेट होते हैं एक कैरेक्टर के, ईच ट्रेट, ट्रेट मीन कैरेक्टर, खासियत, उसकी 2 जीन होती हैं डिप्लॉयड इंडिविजुअल में। पर ये जीन जैसे मियोसिस डिवीजन होंगी तो ये अलग हो जाएंगी, सेग्रीगेट होंगी, सेपरेट हो जाएंगी, सेपरेट गेमेट में चली जाएंगी, बिल्कुल सच है। ये मियोसिस डिवीजन में ये जीन्स बिल्कुल सेपरेट होती हैं। ये सारी बातें मेंडल की सच हुई थी 1900 के अंदर, जब इन 3 साइंटिस्टों ने री एक्सपेरिमेंट किए थे मेंडल की रिसर्च को। तो इसके 16 साल मरने के बाद, मेंडल की डेथ के बाद, इन 3 साइंटिस्टों की मेहरबानी करम एक्सपेरिमेंट्स के बाद 1900 में इसको खिताब मिला मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का बाप, जेनेटिक्स का दादा, जेनेटिक्स का पियो, जेनेटिक्स का अबू। बात है समझ में? अगर ये 3 साइंटिस्ट ना होते हैं तो शायद आज हम डीएनए, क्रोमोसोम, जो जेनेटिकली ट्रांसफर डिजीज हैं, इनहेरिटेंस हैं, उसके बारे में जान ही नहीं पाते, पहचान ही नहीं पाते। बायोलॉजी शायद आज पता नहीं किधर खड़ी होती। तो बायोलॉजी को जो है अच्छी तरह से तरक्की कराने में, उसको इंप्रूव कराने में इस बंदे का बड़ा हाथ है, आपके इस मेंडल का, ठीक। तो मेंडल बेचारा गुजर गया, उसके बाद उसको खिताब भी मिल गया फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब मेंडल के 2 लॉ हैं टोटल, एक लॉ है लॉ ऑफ अपना सेग्रीगेशन, दूसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बायोलॉजी में है ही गुने गुने 3-4 लॉ, 2 लॉ जिसमें आपके मेंडल के हैं, माना मेंडल की बातें सारी की सारी सच हैं। क्लियर है बात? अच्छा, आगे हम चले तो मेंडल को उस टाइम इतना एक्सेप्ट भी नहीं किया गया था। उसका रीजन ये था कि उस दौर में इंग्लैंड का एक मशहूर साइंटिस्ट था चार्ल्स डार्विन, जो फादर ऑफ एवोल्यूशन है। उसने अपनी एक थ्योरी पब्लिश की थी 1859 में। इसकी रिसर्च 1865 में आई थी। उसकी जो थ्योरी आई थी नेचुरल सिलेक्शन, 1859 में उसकी थ्योरी आई थी। वो थ्योरी बहुत हिट जा रही थी, ब्लॉकबस्टर जा रही थी, बाहुबली मूवी की तरह। लोग उसको मान रहे थे, अपने डार्विन भाई साहब को। ये बेचारा गरीब खानदान का गरीब बंदा, इसको कोई एक्सेप्ट भी नहीं करता था। बहरहाल अब आते हैं आगे। मेंडल जो था, इन्होंने अपना पहला लॉ दिया, इस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अपने ऐसे रिसर्च के बेस पे। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं मेंडल का फर्स्ट लॉ,
मेंडल का पहला लॉ। और ये जो लॉ था ये था ऑन द बेस ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और इस क्रॉस में जो रिजल्ट निकली है इस रिजल्ट को हम कहते हैं आपकी सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस या इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट या इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट हेरिडिटी। और इसके रेशो को हम कहते हैं मोनो हाइब्रिड रेशो। ये सारे आपने जो रेशो भी पढ़े। ये लॉ बहुत सिंपल था। मेंडल ने क्या किया, दो मटर के पौधे लिए, इन्होंने एक ही कैरेक्टर को सिलेक्ट किया था। जैसे मिसाल कैरेक्टर था हाइट का। हाइट के अलावा हम देखें तो फॉर एग्जाम्पल इन्होंने अभी एक और कैरेक्टर लिया जिसको हम कहते हैं इनका सीड का शेप। आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके, ठीक है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके मेंडल के लॉ को, जो हम पहले भी डिस्कस करते हैं, थोड़ा इसका ओवरव्यू करते हैं। मेंडल ने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल एक कैरेक्टर लिया, यहां पे इन्होंने लिया था एक चीज जिसको हम कहते हैं प्योर सीड, प्योर आपका राउंड सीड वाला प्लांट। इसको इन्होंने क्या क्रॉस किया या सेक्स करवाया था एक और प्लांट के साथ। और ये जो प्लांट था ये था प्योर रिंकल्ड सीड प्लांट। देखें दो मटर के पौधे हैं, एक मटर का जो पौधा ये है इसके अंदर है प्योर, प्योर माना ये पौधा जो है इसमें कोई हेटेरोजाइगस जीन्स नहीं है, सिर्फ होमोजाइगस जीन है। इसके अंदर जो बीज हैं वो बीज राउंड है मटर के। ये दूसरा प्लांट है, इसके अंदर बीज रिंकल शेप के हैं। ज्यादातर में मटर के बीज राउंड शेप के मिलते हैं, रिंकल शेप के नहीं मिलते हैं। अब इन्होंने इसका उठाया पोलिंग ग्रेन और इसके अंडे के साथ मैच किया, तो इसका जो जीनोटाइप है वो ये है प्योर राउंड। ये डोमिनेंट कैरेक्टर है तो कैपिटल आर कैपिटल, ये इसका जीनोटाइप है। इसका जीनोटाइप ये है क्योंकि रिसेसिव जीन। अब इसके गैमेट्स ऐसे बनेंगे, ये एक स्पर्म बना, उसमें एक जीन आई एक ट्रेट की, ये जीन दूसरे ट्रेट की आई। अब यहाँ पे देखिए आप डिप्लॉयड जो जानदार था ये पौधा, उसमें दो जीन थी। डिप्लॉयड जानदार में दो जीन होती हैं हर एक ट्रेट की। जैसे ही ये जीन सेग्रीगेट हुई, सेपरेट हुई मेयोसिस डिवीजन की वजह से, तो एक एक गैमेट में एक ही जीन होती है एक ट्रेट की। ये बात याद रखनी, ये मेंडल ने हमें कहा था। मेंडल ने कहा था हैप्लॉइड जो सेल है, गैमेट्स जो हैं उनमें एक ट्रेट की एक जीन होती है, दो जीन नहीं होती है, क्योंकि जीन सेग्रीगेट होती हैं मेयोसिस डिवीजन की वजह से। तभी इस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल का फर्स्ट लॉ। ये जो आपका प्लांट है इसके अंदर अंडे बने और ये अंडे स्मॉल आर वाले हैं, क्योंकि इसमें जीन जो है वो कौन सी रिंकल्ड है, ठीक। ये भी सेग्रीगेशन हुई। अब इनके स्पर्म और एग को इन्होंने मिलाया, ये स्पर्म ये एग जैसे मिला तो जायगोट बना, ऐसे पौधा बना। और वो जो पौधा होगा वो हेटेरोजाइगस होगा, F1 जनरेशन। ऐसे ये दोनों गैमेट मिले आपस में तो इससे जो प्लांट बनेगा वो प्लांट भी हेटेरोजाइगस होगा। और ये प्लांट कौन सा होगा, राउंड बीज वाला होगा या रिंकल बीज वाला? एग्जैक्टली, राउंड जीन डोमिनेंट है तो ये प्लांट राउंड सीडेड होगा, ये भी राउंड सीडेड होगा। पर इस राउंड प्लांट को हम कहते हैं हाइब्रिड, इसको भी हम कहेंगे हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब है कि ये प्लांट के अंदर जीन इम्प्योर है, डिफरेंट किस्म की जीन है, मुख्तलिफ किस्म की जीन है। जैसे एक जीन इसमें राउंड है एक रिंकल्ड है, डिफरेंट जीन्स हो तो उस पौधे को हम कहते हैं हाइब्रिड। और ये मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स हैं, मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशंस कहते हैं एक्सपेरिमेंट मेंडल को। अब इन्होंने F1 जनरेशन जो थी इसको सेल्फ फर्टिलाइज किया था, इनको आपस में सेक्स कराया। अब आप देखें इस प्लांट के अंदर दो डिफरेंट जीन्स हैं, इन दो डिफरेंट जीन्स में दो डिफरेंट गैमेट बनेंगे ना। जैसे इसका स्पर्म कैपिटल आर बनेगा, दूसरा जो स्पर्म बनेगा उसमें आएगी स्मॉल आर वाली जीन। इसके अंडे जो हैं वो एक बनेगा कैपिटल आर वाला अंडा, दूसरा बनेगा स्मॉल आर वाला अंडा। अब इन दोनों को आप ऐसे मिलाएं या डायरेक्ट मिलाएं, मगर बेहतर ये आप यूं ग्राफ बना के मिलाना, इसको पुनीत स्क्वायर को। ये कैपिटल आर कैपिटल है, ऐसा अंडा और स्पर्म आपस में मिलेंगे तो यहाँ पे कौन सा बच्चा पैदा होगा, यहाँ पे एग्जैक्टली राउंड प्लांट पैदा होगा। कैपिटल आर और उस अंडे से आ रही है स्मॉल आर, यहाँ पे भी पौधा कौन सा पैदा होगा, राउंड। ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, इससे भी राउंड पौधा पैदा होगा। स्मॉल आर, यहाँ पे कौन सा होगा, रिंकल्ड प्लांट। तो यहाँ पे देखिए राउंड कितने पैदा हुए, 3, रिंकल कितने, 1। तो फिनोटाइप रेशियो क्या निकला आपके मेंडल के फर्स्ट लॉ का, 3:1। जीनोटाइप रेशियो क्या निकलता है, 1:2:1। यहाँ पे देखिए आप होमोजाइगस राउंड एक ही है, हेटेरोजाइगस राउंड 2 है, एक निकला है आपका रिंकल्ड यानी कि रिसेसिव जीन वाला कैरेक्टर। ये इसका जीनोटाइप रेशियो है मेंडल के पहले लॉ का। और इस रेशियो को हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड रेशियो।
और इसकी रिजल्ट को हम कहते हैं भाई, 3 आपके राउंड है, एक रिंकल्ड है, इस रिजल्ट को हम कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट। और ये मेंडल का फर्स्ट लॉ है, इसको हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। मेंडल कहा था F1 जनरेशन में भले ही जीन्स जो थी रिंकल सीड वाली काम नहीं करी थी, पर वो जीन्स सेग्रीगेट हुई, सेपरेट गेमेट में गई, जैसे वो गेमेट सेपरेट हुए मेयोसिस की वजह से, वो जीन्स अलग जाके अपना अलग काम किया और अलग फाइनली अपने जो पीढ़ी है करेक्टर है उनको शो किया जनरेशन के अंदर, F2 जनरेशन के अंदर। ये था मेंडल का पहला लॉ जो हम अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, हम सारी चीजें कवर कर रहे हैं, कोई 8-10 मिनट में छोटे छोटे शार्ट बना के नहीं पेश कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, हम पूरा डिटेल में इसको स्टडी कर रहे हैं, ये सारी चीजें होंगी। अब करेक्टर जो है आपको पता है, इसमें जीन्स वगैरह हैं, ये आ रही हैं जा रही हैं XYZ। अब आपको पता होगा एक टर्म आता है जीन के अपोजिट जिसको हम कहते हैं अलील। अलील आपको पता है हम जीन्स की कॉपी अल्टरनेटिव फॉर्म को कहते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स का अलील। जैसे मिसाल है आपका जो राउंड करेक्टर है इसका अलील क्या होगा, रिंकल्ड। काला जो है उसका अलील क्या होगा, अलील का मतलब है जिद। जैसे काला है उसका व्हाइट होगा, टाल है उसका डिवार्फ होगा। वो जीन जो करेक्टर में वेरिएशंस लाए, ऐसी जीन्स को हम कहते हैं अलील्स एक दूसरे का, यानी कि अपोजिट जीन्स। करेक्टर एक ही शो करे, जैसे फॉर एग्जांपल ये दोनों ही जीन्स का करेक्टर तो एक है, सीड की शेप, पर शेप में भी ये वेरिएशन ला रही है। ये जीन आपकी राउंड शेप करेगी और इसके अपोजिट रिंकल करेगी, तो ये दोनों अलील्स कहलाते हैं, एक दूसरे के अपोजिट जीन्स। समझ आ रही बात है। और इनके करेक्टर्स को हम दूसरे लफ्ज में ट्रेट्स कहते हैं। तो ट्रेट्स लिखा हुआ उन बुक में, तो उसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ट्रेट का मतलब खासियत है करेक्टर। तो होप ये चीजें हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, मैंने सिंपल तरीके से कोशिश की है एक्सप्लेन करने की, और आप इनके क्लासेस को ऐसे करते जाएं। और ये इनके जीनोटाइप है, इनके जीनोटाइप को आप याद कर लें और इन जीनोटाइप को आप क्रॉस करते जाएं। बार बार मेडिकल के टेस्ट में ये सवाल आते रहते हैं इनके जीनोटाइप के। अब आप इनको आपस में मिलाते जाएं, इनको मिलाएं, इनको मिलाएं, इनको मिलाएं, जिसको भी मिलाएं नतीजा यही निकलेगा। F1 जनरेशन का भी यही निकलेगा, F2 जनरेशन। जैसे मिसाल है आप इनमें से किसी भी एक करेक्टर को उठाएं, F1 जनरेशन टाल पैदा होगी, F1 जनरेशन राउंड होगी, येलो होगी, पर्पल होगी, स्मूथ होगी, ग्रीन होगी, एक्सेल होगी। F2 जनरेशन जो है ना इनकी, उनमें से 3 प्लांट टाल होंगे, एक डिवार्फ, 3 राउंड होंगे, एक रिंगल, 3 येलो होंगे, एक ग्रीन, 3 पर्पल, एक व्हाइट, 3 स्मूथ, एक कंस्ट्रक्टेड, 3 ग्रीन होंगे, एक येलो पार्ट वाला, 3 एक्सेल और एक टर्मिनल फ्लावर। कोई भी एक प्लांट उसको क्रॉस कराएं या सेक्स कराएं, उसमें नतीजा यही निकलेगा, सेम रिजल्ट। तो ये था भाई साहब हमारा मेंटल बाबा, जिसको हम पढ़ चुके हैं। कोई सवाल, कंफ्यूजन, क्वेश्चन हो तो भाई साहब जरूर पूछें।